हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2024 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोगों की अगर क्लास की बात करते हैं तो ये क्लास नंबर आप लोगों की 2 रहने वाली है। वैसे तो आप लोगों की क्लास 4 नंबर की है, लेकिन अगर हम लोग पार्ट की बात करते हैं, रेशियो एनालिसिस जो पार्ट है वो मैंने आप लोगों का ये पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 को मैंने आप लोगों को पहली क्लास में आराम से जो तीसरी नंबर की क्लास हुई थी आप लोगों की, उसमें मैंने आप लोगों को पार्ट 1 के बारे में रेशियो एनालिसिस में अच्छी तरीके से बताया है। वहाँ पर हम लोगों ने 35 क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। आज की क्लास में हम लोग और क्वेश्चन पर देखने वाले हैं। एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन रहने वाले हैं आप लोगों के, कि आप लोगों के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो पेपर है, जो एमसीक्यू पेपर है, उसमें जो है हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू तैयारी को करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज के जो स्टार्टिंग के सवालों की। जो क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, क्वेश्चन जो मैंने लिखे हुए हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, क्योंकि देखो बिल्कुल समय गंवाना नहीं है। सेल्फ स्टडी बिल्कुल करते रहिए, ज़रूर करते रहिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत अच्छा करते रहिए। ठीक है, संचालन व्यय नहीं है। संचालन व्यय जो है इनमें से पूछा है, संचालन व्यय नहीं है। वेतन जो है वो संचालन व्यय नहीं है। डाक संचालन व्यय नहीं है। ब्याज संचालन व्यय नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी की वजह से मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश में जो पीडीएफ है, इंग्लिश में अभी मैं दोनों लैंग्वेज में बनाता हूं, तो इंग्लिश में भी नहीं बन पाई है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। ठीक है, आज की क्लास हम लोग मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि संचालन व्यय नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि वेतन जो है वो संचालन व्यय नहीं है, डाक संचालन व्यय नहीं है, या फिर ब्याज जो है वो संचालन व्यय नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो ब्याज है वो संचालन व्यय नहीं है। ठीक है, संचालन व्यय नहीं है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि यदि आप फर्म की दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को समझना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात की गणना करनी होगी, कौन से अनुपात की गणना करनी होगी अगर आप फर्म की, ठीक है, अगर आप फर्म की वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को समझना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से अनुपात की गणना करनी चाहिए। तरलता अनुपात की गणना करनी चाहिए, तरलता अनुपात की गणना करनी चाहिए, या फिर देयता अनुपात की गणना करनी चाहिए, या फिर गतिविधि अनुपात की गणना करनी चाहिए, या फिर आवर्त अनुपात की गणना करनी चाहिए। यदि आप फर्म की दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को समझना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से अनुपात की गणना करनी होगी। तो हमें कौन से अनुपात की गणना करनी होगी, तो इसका जो राइट आंसर है कि हमें देयता अनुपात, कौन से अनुपात की, देयता अनुपात, क्योंकि हमें वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता, वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता। तो वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता, अगर हमें करने की क्षमता देखनी है तो हमें कौन सा अनुपात देखना होगा, तो हमें देयता अनुपात देखना होगा, देयता अनुपात। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर रेशियो एनालिसिस को अच्छी तरीके से पढ़ना है तो ये 3 क्लासें मैंने
डिटेल में ली हुई हैं, 3 क्लासें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डिटेल में ली हुई हैं, तो उनको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि खाली स्थान अनुपात फर्म के दीर्घकालीन संचालन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो अनुपात फर्म के दीर्घकालीन संचालन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो जैसे कौन से अनुपात होते हैं जो दीर्घकालीन संचालन अनुपात, दीर्घकालीन संचालन अनुपात के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसका राइट आंसर है तरलता अनुपात, गतिविधि अनुपात, देयता अनुपात या फिर लाभप्रदाता अनुपात। दीर्घकालीन संचालन क्षमता, दीर्घकालीन संचालन क्षमता की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो संचालन की बात आती है तो यहाँ पर हम लोग कौन सी अनुपात को बात कर रहे हैं, तो हम लोग देयता की बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, एक सेकेंड, इसका जो राइट आंसर है खाली स्थान अनुपात फर्म के दीर्घकालीन दायित्वों को, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि अनुपात फर्म के दीर्घकालीन संचालन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि लाभ की गणना करते समय कौन से वर्ष की आय शामिल करनी चाहिए। लाभ की गणना करते समय कौन से वर्ष की आय शामिल करनी चाहिए। वर्तमान वर्ष की, गत वर्ष की, अगले वर्ष की या पिछले 5 वर्षों की औसत आय को हमें शामिल करना चाहिए। तो लाभ की गणना करते समय हमें वर्तमान वर्ष की आय की गणना करनी चाहिए, ना कि प्रीवियस ईयर की और ना ही आने वाले वर्ष की, जो फ्यूचर में आने वाला वर्ष है उसकी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, और 5 में लिखा हुआ है खाली स्थान संसाधनों के प्रभावी उपयोग के आधार पर व्यवसाय के संचालन की दक्षता को मापने के लिए किस अनुपात की गणना की जाती है। खाली स्थान संसाधनों के प्रभावी उपयोग के आधार पर व्यवसाय के संचालन की क्षमता को मापने के लिए किस अनुपात की गणना की जाती है। तो वो तरलता अनुपात की गणना की जाती है, देयता अनुपात की गणना की जाती है, गतिविधि अनुपात की गणना की जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें इनमें से किसी की गणना नहीं करेंगे। तो संसाधनों के प्रभावी उपयोग के आधार पर व्यवसाय के संचालन की क्षमता को मापने के लिए किस अनुपात की गणना की जाती है। तो इसका राइट आंसर है गतिविधि अनुपात। संचालन की दक्षता को मापने के लिए हम लोग गतिविधि अनुपात की गणना करेंगे। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कार्यशील पूंजी आवर्त कार्यशील पूंजी के संबंध को मापता है। कार्यशील पूंजी जो आवर्त है वो कार्यशील पूंजी के संबंध को मापता है। अचल संपत्ति के बिक्री को, खरीद को या स्कंद को। तो कार्यशील पूंजी जो आवर्त है वो कार्यशील पूंजी के संबंध को मापता है। किससे संबंध को मापता है? कार्यशील पूंजी का संबंध है वो किससे उस संबंध को मापता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अचल संपत्तियों से उसके संबंध की बात आती है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तरल संपत्तियों में शामिल नहीं है। तरल संपत्तियां लिक्विड एसेट्स
लिक्विड एसेट्स जो होती हैं उसमें हम लोग स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड नहीं करते हैं, शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो स्कंद को, देनदार को, बैंक में नकदी को या हस्तगत रोकड़ को, तो इनमें से हम किसको शामिल करेंगे? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। स्कंद को हम लोग शामिल नहीं करते हैं, तो स्टॉक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें स्टॉक को शामिल नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि देनदारों में से अप्राप्त ऋण के अपलेखन से त्वरित अनुपात में वृद्धि होगी, कमी होगी, अप्रभावित होगा या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात करते हैं त्वरित अनुपात की, लिक्विड रेशियो जो है, करेंट रेशियो, सबसे पहले बात आती है करेंट रेशियो की। तो देखो, कुछ बातें बता देते हैं। करेंट रेशियो, और करेंट रेशियो को कहते हैं चालू अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि करेंट रेशियो हम लोग तरलता अनुपात आता, मतलब करेंट रेशियो आता किस में है? तो ये आता है तरलता अनुपात में, ये आता है तरलता अनुपात में। अब तरलता अनुपात की गणना हम लोग क्यों करते हैं? तो तरलता अनुपात क्यों निकालते हैं? तो यहाँ पर तरलता का आशय फर्म की उस क्षमता से है, फर्म की, वैसे पढ़ाने को मैं इस प्रकार से आप लोगों को डिटेल में भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है, आप लोगों के एग्जाम पास में है, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल कम पढ़ाते हैं आप लोगों को। पढ़ाने को मैं बहुत डिटेल आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर करा सकता हूं। तरलता का आशय फर्म की इस क्षमता से है, फर्म की इस क्षमता से है कि वह अपने दायित्वों का उनके देय होने पर भुगतान करने में सामर्थ्य है या फिर नहीं। ठीक है, तो तरलता अनुपात में सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? तो तरलता अनुपात में सबसे पहले हम लोग करेंट रेशियो की बात करते हैं। और करेंट रेशियो कैसे निकालते हैं? करेंट एसेट्स और डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे? करेंट लायबिलिटी से। करेंट लायबिलिटी से उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं आदर्श स्तर की बात करते हैं, तो इसका जो आदर्श स्तर है वो है 2:1। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को
वर्किंग कैपिटल रेशियो, इसी को क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं इसी को। ठीक है, तो ये बातें इस प्रकार से हम लोग इनको बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि देनदारों से में से अप्राप्य ऋण के अपलेखन से त्वरित अनुपात में क्या होगी, तो त्वरित अनुपात में यहाँ पर बात आती है, तो त्वरित अनुपात में यहाँ पर कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि अप्राप्य ऋण को हम लोग क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स कहते हैं। और देनदारों से अगर मान लो कुछ रुपए ऐसे हो गए जो बैड डेब्ट्स हैं, अप्राप्य हैं, नहीं मिलेंगे, तो त्वरित अनुपात में क्या होगी, कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, तो लिक्विड एसेट्स हम लोगों की कम होगी, इसीलिए यहाँ पर कमी होगी। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देनदार से वसूली का चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देनदार से वसूली का चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिए कि देनदार हैं, देनदार भी हम लोगों की संपत्ति है, ठीक है, और रोकड़ भी हम लोगों की संपत्ति है। रोकड़ भी क्या है, तो रोकड़ भी संपत्ति है। अब यहाँ पर बात आती है कि देनदार से अगर हम वसूली करेंगे तो पैसे तो बढ़ेंगे लेकिन देनदार भी कम होंगे। पैसे तो बढ़ेंगे लेकिन देनदार भी कम होंगे। देनदारों से वसूली का चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर बात आती है, तो इसका राइट आंसर है कमी होगी। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमी होगी, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्कंद आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है। यह परिचालन से आय में तैयार माल की सूची के रूपांतरण की आवृत्ति का अध्ययन कराता है। अनुपात जितना अधिक होगा उतना बेहतर होगा। या स्कंद का कम आवर्त खराब खरीदारी और अप्रचलित स्कंद आदि के कारण हो सकता है और यह खतरे का संकेत है, या फिर उपरोक्त सभी इसके सत्य हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो स्टॉक जो टर्नओवर रेशियो है, तो इससे हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो को निकालने का तरीका क्या है। तो इसको अगर हम लोग निकालते हैं तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो अगर निकालते हैं तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, डिवाइड करेंगे हम लोग एवरेज स्टॉक से। अब एवरेज स्टॉक कैसे आता है, तो एवरेज स्टॉक आता है ओपनिंग स्टॉक और प्लस करेंगे किसको, क्लोजिंग स्टॉक को, और डिवाइड करेंगे 2 से, तो एवरेज स्टॉक यहाँ पर निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि यह परिचालन से आय में तैयार माल की सूची के रूपांतरण की आवृत्ति का अध्ययन कराता है। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, पहली बात तो क्लियर है। अब दूसरी बात भी यहाँ पर याद रखिए कि दूसरी बात भी हम लोगों को याद रखनी है कि यह अनुपात जितना अधिक होता है, उतना अच्छा होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि अनुपात जितना अधिक होगा उतना बेहतर होगा। तो ये बात भी सही है। स्कंद का कम
स्कंद का कम आवर्त, खराब खरीद और अप्रचलित स्कंद आदि के कारण हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब डिटेल में आप लोगों को एक एक बात बताएंगे ना, तब आप लोगों को एक एक बात बताएंगे जिससे आप लोगों को कोई भी बात छूटेगी नहीं। ठीक है, अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे जो मेंस की, ठीक है, अगर आप लोगों ने एस्टेट पास कर लिया है और मेंस की तैयारी करेंगे तो यहाँ पर डिटेल में हम लोगों को पढ़ना होगा और उसकी तैयारी भी हम ही अच्छी तरीके से करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई पेड कोर्स की बात नहीं करते हैं, हम लोग यहीं पर यूट्यूब पर ही अध्ययन की बात करते हैं। ठीक है, ना पेड प्रमोशन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है खाली स्थान परिचालन लाभ अनुपात प्रतिशत में अगर हम लोग निकालते हैं तो परिचालन अनुपात प्रतिशत में, सकल लाभ अनुपात, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है इस प्रकार से, खाली स्थान प्लस परिचालन लाभ अनुपात बराबर, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर परिचालन अनुपात प्रतिशत में लिखा हुआ है या फिर सकल लाभ अनुपात या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब परिचालन लाभ अनुपात की बात करते हैं। तो परिचालन अनुपात जो है इसे कहते हैं ऑपरेटिंग रेशियो, इसी को कहते हैं संचालन या परिचालन। अब लाभ अनुपात की बात करते हैं तो लाभ अनुपात बात अलग है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको हम लोग कट कर देते हैं, ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, ये क्वेश्चन फिलहाल गलत है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी की कुल संपत्ति और ऋण अनुपात का उच्च होना क्या दर्शाता है। कंपनी की कुल संपत्ति और ऋण अनुपात का उच्च होना क्या दर्शाता है। यह ऋणदाताओं के लिए कम सुरक्षा मार्जिन को दर्शाता है, यह ऋणदाताओं के लिए उच्च सुरक्षा मार्जिन को दर्शाता है, या फिर यह कंपनी की उच्च वित्तीय जोखिम को इंगित करता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह ऋणदाताओं के लिए उच्च सुरक्षा मार्जिन को इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि समता अंशों की संख्या से शुद्ध आय का अनुपात जाना जाता है। समता अंशों की संख्या से शुद्ध आय का अनुपात जाना जाता है, मूल्य आय अनुपात जाना जाता है, शुद्ध लाभ अनुपात जाना जाता है, या फिर प्रति अंश आय जाना जाता है, अर्निंग पर शेयर EPS, अर्निंग पर शेयर, या फिर प्रति अंश लाभांश जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति अंश आय कहते हैं, और सही आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रवृत्ति विश्लेषण किसी फर्म के प्रदर्शन की तुलना करने में मदद करता है। प्रवृत्ति विश्लेषण किसी फर्म के प्रदर्शन की तुलना करने में मदद करता है, तो अन्य फर्मों के साथ, या फिर फर्म की अवधि के दौरान, या फिर अन्य उद्योग के साथ, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रवृत्ति विश्लेषण किसी फर्म के प्रदर्शन की तुलना करने में मदद करता है, तो वो फर्म के अवधि के दौरान जो है प्रवृत्ति विश्लेषण किसी फर्म के प्रदर्शन की तुलना करने में मदद करता है। तो कब करता है, फर्म की अवधि के दौरान। तो इसका राइट आंसर है
बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि खाली स्थान अनुपात अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है यदि वह ऊंचा हो। तो कौन सा अनुपात यहाँ पर पूछा है कि अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है यदि वह ऊंचा हो। तो रैखिक आवर्त अनुपात, पूंजी आवर्त अनुपात, विनियोग पर प्रत्याय, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो अनुपात अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है यदि वह ऊंचा हो। तो वो कौन सा अनुपात है जो अगर ऊंचा होता है तो वो अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो ये तीनों ही जो अनुपात हैं वो अच्छे माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अनुपात अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है यदि वह नीचा हो, और यदि वह नीचा होता है तो संचालन अनुपात, संचालन से लाभ अनुपात, या फिर स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है कि जितना जो है नीचा होता है वो उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पर संचालन अनुपात की बात आती है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि किसी कंपनी का ऋण क्षमता अनुपात जो है वो 1:2 है। लंबी अवधि में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी कंपनी की ऋण क्षमता अनुपात 1:2 है। लंबी अवधि के विलंबित भुगतान के आधार पर 5 लाख की अचल संपत्तियां खरीद होंगी। तो इससे अनुपात में क्या होगी? तो इससे अनुपात में वृद्धि होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था हम लोगों ने, मैंने देखा ही नहीं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन सा अनुपात मुख्य रूप से प्रत्यय के उपाय के रूप में है। तो प्रत्यय के उपाय के रूप में लाभ प्रदाता अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि त्वरित अनुपात बेहतर अल्पकालीन वित्तीय स्थिति को बताता है। तो उच्च जो है वो अच्छा बताता है, बेहतर स्थिति को बताता है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर लिखा था नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा था कि खाली स्थान को आदर्श चालू अनुपात कहते हैं। आदर्श स्तर पूछा है और भी अभी बताया था कि आदर्श स्तर कितना होता है, 2:1 होता है। और ये किसका होता है? तो ये चालू अनुपात का आदर्श स्तर होता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। जो सी ऑप्शन लिखा हुआ है ये एरर में लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2:1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि खाली 25 नंबर में लिखा हुआ है कि ऋण अनुपात के मुकाबले कुल संपत्ति उधारदाताओं के लिए बड़े सुरक्षा मार्जिन का उच्च होना फायदेमंद है, क्योंकि वह संकेत देता है सत्य को गलत नहीं कह सकता या आंशिक रूप से सत्य को। तो इसका जो राइट आंसर है कि वो क्या संकेत देता है, तो वो संकेत सत्य की ओर देता है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करते समय किस मद पर विचार नहीं किया जाता है? अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करते समय नगद की बात नहीं की जाती है, बैंक में नकद की बात नहीं की जाती है, बैंक अधिविकर्ष की बात नहीं की जाती है, या फिर व्यापार लेनदार की बात
नहीं की जाती है। तो अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करते समय हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट की बात नहीं करते हैं, सी ऑप्शन की बात नहीं करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट की बात नहीं करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेखांकन अनुपात महत्वपूर्ण उपकरण है जिनका उपयोग किया जाता है प्रबंधकों द्वारा, शोधकर्ताओं द्वारा, निवेशकों द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो याद रखिए कि उपरोक्त सभी के द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात दीर्घकालीन देयता को दर्शाता है। तो दीर्घकालीन देयता की बात करते हैं तो ब्याज कवरेज अनुपात, चालू अनुपात, स्टॉक टर्नओवर अनुपात या शुद्ध लाभ अनुपात। शुद्ध लाभ अनुपात दर्शाता है, स्टॉक टर्नओवर अनुपात दर्शाता है या चालू अनुपात दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है तो वो इसका राइट आंसर है ब्याज कवरेज अनुपात जो है उसको सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 28 क्वेश्चन पर चर्चा की है और भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इसका पार्ट 3 भी हम लोग करेंगे बहुत ही जल्द, आप लोगों को पार्ट 3 भी कराएंगे और भी प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को। इनकम टैक्स की क्लास भी जो है गई हैं उनको भी मैं आज से आप लोगों को, आज इनकम टैक्स की क्लास भी आप लोगों को मिलेगी, एक इनकम टैक्स की क्लास भी करेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आप लोगों की रह जाती हैं, कुछ चीज़ें तो अभी भी रह जाती हैं और कुछ चीज़ें मैंने पहले ही करा दी हैं आप लोगों को, तो उनको ज़रूर करें, ठीक है। तो इसकी जो PDF है आप लोगों को, इसकी जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। आप लोगों को परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं है, परचेज करने की ऐसे ही हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।